शुभकामनाओं के साथ मैं गोपाल पाठक YouTube चैनल के समस्त छात्रों, विषय विशेषज्ञों और दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैंने अपने पूर्व दिनांक 24 दिसंबर के दृश्य श्रव्य पटल के माध्यम से भास्करीय ग्रंथ संख्या 375 के यंत्राध्याय में वर्णित यंत्रों की नामावली में वर्णित शंकु यंत्र पर विचारण प्रस्तुत किया था। और वीडियो के अंत में समय के अवयवों को दर्शाने एवं मापने वाले घटी यंत्र पर क्रमानुसार प्राथमिक विचारण अपने अगले वीडियो में करने की बात कही थी। उसी क्रम में आज दिनांक 28 दिसंबर 2020 को इस दृश्य श्रव्य पटल के माध्यम से समय के अवयवों को एक जलगणक के रूप में मापने वाले यंत्र पर विचारण करेंगे। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे यंत्र की चर्चा करेंगे जो स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और अन्य वेद यंत्रों के सापेक्ष होता है। इस यंत्र की एक स्वतंत्र सत्ता है जो जल गतिकी, जिसे अंग्रेजी में हाइड्रोडायनामिक्स कहते हैं, के सिद्धांतों से संचालित होती है। चूंकि इस यंत्र का मूल संचालक जो है वो जल द्रव्य है, इस कारण से इसे जल गणक यंत्र कहा। और यही जल गणक यंत्र वेद यंत्रों के व्यवहार में घटी यंत्र के नाम से जाना जाता है और इसी नाम से ही प्रसिद्ध भी है। अब इस यंत्र के उद्भव के संबंध में एक स्वल्प ऐतिहासिक चर्चा भी यहाँ पर प्रसंगवशात कर लेते हैं ताकि इसका ऐतिहासिक स्वरूप भी प्रत्यक्ष हो सके। तो भारतवर्ष में पुरातन काल से ही इतिहास और पुरातत्व के माध्यम से समय को बनाए रखना महत्वपूर्ण रहा है। मूल रूप से समय के व्यतीत भाग को दिन से रात तक नक्षत्रों के निरीक्षण और मौसमी परिवर्तनों से मापा जा सकता है। दिन से रात तक का तात्पर्य है सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक के बीच का जो काल है, उस काल में नक्षत्रों का निरीक्षण करके और प्रतिदिन मौसम में आने वाले जो परिवर्तन है, ऋतुपरक परिवर्तन जो है, उनके द्वारा भी हम माप सकते हैं। तो लगभग वर्तमान काल से 6000 वर्ष पहले जैसे ही मानव जाति अधिक उन्नत हुई, समय रहते अधिक सटीक तरीकों की इच्छा भी उसमें उत्पन्न हुई होगी और इसी इच्छा के वशीभूत होकर के सूर्य के प्रकाश से चलने वाली धूप की घड़ियों के साथ समय रखने के विभिन्न तरीकों में से किसी एक की शुरुआत हुई। अब चूंकि यह यंत्र समस्याग्रस्त भी था, यह जो सूर्य के प्रकाश से धूप से चलने वाला जो यंत्र है, इस यंत्र के साथ समस्या भी थी। क्या थी? क्योंकि यह अंधेरे में, माने रात्रि काल में या उन दिनों के दौरान समय नहीं माप सकता था जब सूर्य की उपस्थिति नहीं होती थी। जैसे वर्षा ऋतु में, अत्यधिक शीत ऋतु में जब तुषारपात होता है, कोहरा, घना कोहरा गिरता है, तभी ये यंत्र कार्य कर नहीं होता था। तो इस प्रकार से सूर्य घड़ी की विफलताओं ने ही
पानी की घड़ियों के आविष्कार के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया होगा, ऐसा जान पड़ता है। घड़ी के रूप में वर्गीकृत करने के लिए किसी भी उपकरण को कुछ बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। वो दो ये काल गणक यंत्रों के साथ दो बातें तो अवश्य होनी चाहिए। दो आवश्यकता है हर हर संभव परिस्थिति में होना अनिवार्य है। वह है कि इन आवश्यकताओं में से एक है बार बार समान मात्रा में समय को चिन्हित करना, और दूसरी आवश्यकता यह है सही समय बीतने का प्रदर्शन करना, और दोनों को एक ट्रैक में रखना। बीते हुए समय का प्रदर्शन और समान मात्रा में समयों का चिन्हांकन, ये दोनों एक ही ट्रैक में होने चाहिए। अगर इन दोनों के ट्रैक अलग अलग हो गए तो सही और शुद्ध काल का ज्ञान नहीं हो पाएगा। यह कुछ ऐसा था कि जिसे पानी की घड़ियां प्रभावी रूप से करने में सक्षम थी। जो कार्य सूर्य के प्रकाश से धूप से चलने वाली घड़ियों में नहीं था प्रभावी रूप से, वह कार्य ये पानी की घड़ियां प्रभावी रूप से कर सकती थी। एक विशेषता इन जल घड़ियों में देखी गई। और इसी प्रकार की प्रारंभिक जल घड़ी का आविष्कार ईसा पूर्व 1500 में अर्थात आज से 3500 वर्ष पहले हो चुका। समय के साथ साथ ग्रीक, रोम और भारत के खगोलविदों ने अधिक परिष्कृत और उन्नत जल घड़ियों को विकसित करना शुरू कर दिया था, जो कटोरे से टपकने वाले पानी पर या कटोरे को पानी से भरे जाने पर निर्भर थी। दो तरह की घड़ियां थी। एक तो जलपूरित पात्र से पानी के टपकने से समय का ज्ञान, और दूसरा था कि पात्र को जल से भरा जाना, है ना। तो कटोरे को पानी से भरे जाने पर उसकी निर्भरता थी या तो टपकने पर निर्भर थी। तो खगोलविदों द्वारा निर्मित न केवल इन घड़ियों को पानी के प्रवाह और दबाव को विनियमित करने के लिए डिजाइन किया गया था, विशेष रूप से नियमित करने के लिए डिजाइन किया गया था, बल्कि वे डिजाइन और उनके प्रदर्शन दोनों में अधिक उत्कृष्ट और विस्तृत थी। इस प्रकार इन जल घड़ियों का निर्माण ईसा पूर्व 100वीं शताब्दी से लेकर 500वीं ईस्वी तक हो चुका था। इन जल घड़ियों के स्वरूप का वर्णन और इनकी संरचना के संबंध में विवरण विस्तार के साथ वराहमिहिर के काल से लेकर भास्कराचार्य के काल तक भारतीय खगोल शास्त्र, जिसे भी सिद्धांत ज्योतिष के रूप में हम जानते हैं, के इन ग्रंथों में घटी यंत्र के रूप में देखने को मिलता है। चूंकि यह यंत्र नाड़ी वलय यंत्र के समय विभाजनांकों के सुसंगत होता है, इसलिए इसको घटी यंत्र कहा गया। जैसा कि मरीचि टीका में भी नाड़ी वलयैक देश संज्ञात्वेनोपस्थितम घटी यंत्रम आह ऐसा वर्णित है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस यंत्र की जलपूर्ण प्रक्रिया के द्वारा समय के विभाजनों को जानने की जो विधि कही जाती है, वह नाड़ी वलय यंत्र के विभाजनांकों के समतुल्य सादृश्यता रखती है। ये तदर्थ इसे घटी यंत्र कहा। ऐसे ही एक घटी यंत्र का वर्णन आचार्य भास्कर यंत्राध्याय के पद संख्या 8 में कर रहे हैं। घटदल रूपा घटिता घटिका ताम्री तले पृथुच्छिद्रा द्युनिश निमज्जनमित्या भक्तम द्युनिशम घटीमानम। ये उनका घटी यंत्र के संबंध में पद्य है भास्कराचार्य का। ताम्री घटदल रूपा घटिता
तले पृथु छिद्रा घटिका कार्य द्युनिश निमज्जन मित्या नाम अहोरात्रे निमज्जन संख्यया द्युनिशम अहोरात्र प्रमाणम भक्तम फलम घटिमानम स्यात्। ऐसा भास्कराचार्य कह रहे हैं। ताम्री घटिका पात्रस्य अहोरात्र निमज्जन संख्यया अहोरात्र मानम षष्टि वर्ग फलात्मकम लभ्यते तदा एक निमज्जनेन किमिति त्रैराशिकेन घटिका पात्रस्य फलमिति फलात्मकमानं भवति। तांबे की घड़े के तांबे की घड़े के आधे भाग की तरह गढ़ी गई तल में मोटे छिद्र वाली घटिका यंत्र निर्मित करें। तांबा एक धातु विशेष होता है, उस धातु विशेष तांबे से घड़े के आधे भाग की तरह गढ़ी गई तल में मोटे छिद्र वाली घटिका यंत्र निर्मित करें। निर्मित करने के बाद एक अहोरात्र में इस घटिका यंत्र के जल में डूबने की संख्या से अहोरात्र के मान 3600 पल में भाग देने पर फल जो होगा, भागफल प्राप्त होगा, वो घटिमान होगा। ऐसा भास्कराचार्य बतला रहे हैं। अब इसकी थोड़ा विवृति भी देखिए। अर्थात तांबे का वह तल छिद्रित कटोरे की आकृति वाला पात्र एक दिन में जितनी बार पानी में डूबेगा उतने बार की जो संख्या होगी उस संख्या से एक दिन के समय मान 60 घटी के 3600 पल में भाग दे देंगे। तो भाग देने से जो भागफल प्राप्त होगा वह एक घटी का समय मान होगा जो उस ताम्र पात्र के द्वारा विभाजित एक अहोरात्र का इकाई विभाजनांक होगा। अब ये घट के आकार की एक लुटिया है हमारे पास, ये इसके नीचे के अर्धभाग की तरह आकृति वाला पात्र गढ़ेंगे और उसके पेंदी में, इस पेंदी में यहाँ पर इस स्थान में बीचों बीच, जैसा कि ये काला चिन्ह दिखाई दे रहा है आप लोगों को, उस काले चिन्ह की तरह एक छिद्र कर देंगे उसमें। घट लुटिया घट के आकृति की ही है, तो ये घट के आधे भाग की तरह के स्वरूप वाली घटिता गढ़ी गई। आधे भाग की तरह का पात्र हम कटोरे के आकार का गढ़ेंगे और उसके तल में पेंदी में छिद्र कर देंगे। ये है घटी का स्वरूप, घटी यंत्र का इस प्रकार का स्वरूप बनता है। अब यदि हम उस विभाजनांक एक घटी के 60 पल के मान से एक वो जो विभाजनांक हमको एक घटिका पात्र में जल पूर्ण हो जाने पर जो एक घटिका मान प्राप्त हुआ, उस एक घटिका का के जो 60 पल हैं, उस 60 पल के मान से उस ताम्र पात्र में पूरित जल के मान में भाग दे दें तो प्रतिपल में कितना जल पूर्ण उस ताम्र पात्र में हुआ इसका मान भी प्राप्त हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रतिपल जितना जल द्रव्य तौल के मात्रक में उस पात्र में भरा वो ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा आवश्यक है। समय का द्रव्य के द्रव्यमान के साथ में बड़ा ही सापेक्ष संबंध है, इसलिए इसका भी संज्ञान होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि इसी संज्ञान के आधार पर वो छिद्र का माप निर्धारित होगा। अब ताम्र पात्र की आकृति जितनी छोटी होगी उसका
एक घटी काल में ही जल पूरित करने में, उसको एक घटी काल में ही जल पूरित करने में तल छिद्र भी उसी अनुपात में होगा। हमारा जो तांबे का अर्ध घटाकृति कटोरे के आकार का जो पात्र है, घटिका पात्र है, उस घटिका पात्र की आकृति जितनी छोटी होती जाएगी, उस आकृति को उसको एक घटी काल में ही जल पूरित करने में, तलछिद्र भी करने में, तलछिद्र का माप उतना ही होना चाहिए, तलछिद्र भी उसी अनुपात में होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यदि पात्र छोटा है तो छिद्र छोटा होगा, और यदि पात्र बड़ा है तो छिद्र भी बड़ा होगा। परंतु छिद्र का जो माप है वह पात्र को एक घटी प्रमाण में ही पूर्ण रूप से पूरित करने में सक्षम हो, ऐसा होना चाहिए, है ना। तो ताम्र पात्र की आकृति जितनी छोटी होगी, उसको घटी काल में ही जल पूरित करने में तलछिद्र भी उसी अनुपात में निर्मित करना होगा। इस छिद्र के माप को कैसे निर्धारित किया जाए, इसके लिए भास्करीय पाटी गणित, अंक गणित या व्यक्त गणित से संबंधित लीलावती नामक लघु ग्रंथ से, जो कि भास्कराचार्य के ही द्वारा लिखा गया है, उन्हीं की कृति है ये लीलावती। उस लीलावती के वापी पूर्ण काल के सूत्र और उसके उदाहरण से समझा जा सकता है। मैं यहाँ पर वह सूत्र और उसका उदाहरण सामान्य रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। और सूत्र का, चूंकि गणित का विषय है, गणित के विषय को अंग्रेजी भाषा में अनुदित करने में ज़्यादा सारल्य हमको समझ में आता है। हो सकता है किसी को अन्य भाषा में आता होगा, तो मैं उसका अंग्रेजी अनुदान भी बताऊंगा। तो सूत्र है इस प्रकार है: भजेत छिदुंशैरथतैर विमिश्रैर रूपम भजेत स्यात् परिपूर्ति कालः। ये सूत्र है वापी पूर्ण काल का। अर्थात 1 divided by the sum of the reciprocals of the times taken by the sources to fill up a pool, pool मतलब कुंड, is the time is of filling the pool when the sources are used simultaneously. Is the time of filling the pool when the sources are used simultaneously. है। अब इसका उदाहरण देखिए। ये निर्झरा दिन दिनार्ध तृतीय षष्ठैः संपूर्णयन्ति पृथक् पृथगेव मुक्ताः वापीं यदा युगपदेव सखे विमुक्ताः ते केन वासरलवेन तदा वदाशुः। ये निर्झरा पृथक पृथक एव मुक्ताः दिन दिनार्ध तृतीय षष्ठैः कालैः वापीं संपूर्णयन्ति। ही हे सखे यदा युगपदेव विमुक्ताः ते निर्झराः तदा केन वासरलवेन वापीं संपूर्णयन्ति इति आशु वद। ऐसा उदाहरण दे रहे हैं कि 4 बड़े बड़े निर्झर नल के लगे हुए हैं कुंड के ऊपर में। वो अलग अलग जब खोले जाते हैं तो पहला वाला 1 दिन में वापी को भर देता है, दूसरा वाला आधे दिन में भरता है, तीसरा वाला दिन के तृतीयांश भाग में उसको पूरित करता है, चौथा वाला छठे भाग में पूरित करता है। तो ऐसे में यदि एक साथ सारे नलकों को खोल दिया जाए तो वो कितने समय में वापी को जल पूरित कर देंगे, यह हे मित्र बताओ, शीघ्र बताओ। दिन के कितने भाग में, वासर लवेन, वासर दिन भागेन, कितने दिन भाग में उसको पूरित करेगा। तो इसका संबंध कैसे है
घटिका यंत्र के जल पूरण काल से, इसको मैं अपने यंत्र निर्माण वाले वीडियो में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो आज इस प्रकार से जो है, आज के वीडियो के माध्यम से एक भिन्न प्रकृति के काल गणक यंत्र घटी यंत्र के नाम और उसके प्राथमिक स्वरूप पर विचारण मैंने प्रस्तुत किया है। इसके बाद के क्रम में चाप और तुरी यंत्र आते हैं, जिन पर क्रमानुसार प्राथमिक विचारण के क्रम में हम अपने अगले वीडियो में चाप यंत्र के संबंध में विचारण प्रस्तुत करेंगे। टू बी कंटिन्यूड बाय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, नमस्कार।